हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आज मैं आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की साइंस की क्लास लेकर के आई हूँ और ये जो आपकी साइंस की क्लास है ये फर्स्ट क्लास ही है, तो आपको नोट्स बनाने में भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। क्लास के साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते हुए चलिएगा। और एक बात और कि जो नोट्स आप बनाएंगे उनको बहुत अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि ये नोट्स कहीं ना कहीं आपको आगे भी हेल्प करेंगे। जब आप टेट या सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं तो जूनियर का अगर देंगे तो वहाँ पर आपको साइंस मिल जाएगी, अदरवाइज़ बाल विकास, हिंदी, संस्कृत कहीं ना कहीं आपको टेट सीटेट दोनों में ही हेल्प करेगी। तो इसलिए अपने नोट्स जो हैं बहुत अच्छे से बनाइएगा। बाल विकास तो पूरी की पूरी जो आप इस सेमेस्टर में पढ़ने वाले वो पूरा का पूरा आपको टेट में मिलेगा, ठीक है ना? तो अच्छे से नोट्स बनाइएगा। शुरू करती हूँ मैं आपकी क्लास, और उससे पहले एक जानकारी आपको दे दूँ कि आपका जो साइंस का सिलेबस है वो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपको इस सेमेस्टर में साइंस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए, किसी भी अगर एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिएगा, सबसे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। पढ़ाई ऐसा तो है नहीं कि थोड़ी सी वो समंदर है, तो उस समंदर में आपको क्या क्या टॉपिक हैं, कहाँ कहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं, ये ज़रूर पता होना चाहिए। तो आप सबसे पहले आपके जो डीएलएड के सब्जेक्ट है उनका सिलेबस एक बार देख लीजिएगा कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं, और उसके बाद अपनी जो तैयारी है वो शुरू करिए, ठीक है? तो शुरू करती हूँ मैं आपकी क्लास, और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपने जो नोट्स है वो बनाना शुरू कर दें। दूसरी बात, जिन्होंने नोट्स बना लिए हैं पिछली क्लास को देख करके, तो परेशान नहीं होना। कुछ चीज़ बस एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दी हैं, तो वहाँ पर आप जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उनको ऐड करते हुए चलिए, बाकी चीज़ें वही चीज़ें, क्योंकि टॉपिक तो बदले नहीं है, टॉपिक आपका सिलेबस सेम ही है, तो सीधी सी बात है, वही चीज़ें आपको पढ़नी है। शुरू करती हूँ मैं आपकी क्लास। पहला जो आपका टॉपिक यानी कि पहला जो आपका चैप्टर दिया गया है इस सेमेस्टर में वो दिया गया है सजीव वस्तुएं, यानी कि लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स से की शुरुआत करने से पहले एक बार साइंस के बारे में छोटी सी जानकारी ले लेते हैं कि साइंस क्या होती है। बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट बस, ठीक है? साइंस क्या होता है? तो साइंस की अगर हम बात करते हैं, विज्ञान को ही इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? साइंस। और ये जो साइंस शब्द है ये लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बना हुआ है। साइंस शब्द कहाँ से आया है? लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से आया है, और इस साइंटिया शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जानना, ठीक है? तो साइंस का शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आया? जानना, यानी किसी वस्तु के बारे में जानना। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी का जो विज्ञान शब्द है 2 शब्द से मिलकर बना है, वि प्लस ज्ञान, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है एक विशेष प्रकार का ज्ञान। तो सिंपल सी एक डेफिनेशन यहाँ से निकल के आती है कि किसी वस्तु का विशेष प्रकार से अध्ययन करके जो ज्ञान प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। कोई भी वस्तु हो उसका अगर एक विशेष तरीके से अध्ययन किया जाए तो वहाँ से उस वस्तु के बारे में जो भी ज्ञान मिलेगा वही क्या होगा? विज्ञान, ठीक है? तो डेफिनेशन यहाँ से क्या बन जाएगी आपकी कि प्रकृति में उपस्थित किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने का जो ज्ञान है वही कहलाता है विज्ञान। जो वस्तु है उसके बारे में जानकारी को एकत्रित करना, उनका विश्लेषण करना, परीक्षण करना, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएंगी? विज्ञान के अंतर्गत आ जाएंगी। विज्ञान को 3 शाखाओं में बांटा गया है, जिसमें आपकी एक है जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान। तो ये 3 शाखाएं, और आपको इस फर्स्ट सेमेस्टर में इन तीनों शाखाएं पढ़नी है, क्योंकि आपके जो चैप्टर दिए गए हैं वो जीव विज्ञान से भी है, भौतिक विज्ञान से भी है और रासायनिक विज्ञान से भी है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आप तीनों विज्ञान को पढ़ेंगे। जीव विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? तो जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान में फिर से 2 शाखाएं आपकी, एक जूलॉजी और दूसरी बॉटनी, ठीक है? जीव विज्ञान में 2 आती हैं, जंतु विज्ञान और आपका कौन सा? वनस्पति विज्ञान, ठीक है? बॉटनी बोलते हैं जिसको। भौतिक विज्ञान में पदार्थ की भौतिक प्रकृति का वर्णन करते हैं, यानी कि उसका अध्ययन करते हैं। रासायनिक में पदार्थ की रासायनिक प्रकृति का, उसके रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, क्या है? लिविंग थिंग्स, ठीक है? ये आपका जीव विज्ञान में ही आ जाएगी। इसमें अनुकूलन, पेड़ पौधे, जंतु सब कुछ दिया, तो आपका ये जीव विज्ञान का ही चैप्टर मान करके चलिएगा, ठीक है? तो इस चैप्टर में आपको सबसे पहले मैं बता दूं केवल 4 टॉपिक हैं आपके इम्पॉर्टेंट जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला है आपका सजीव व निर्जीव वस्तुएं, पहला टॉपिक ये रहेगा। इसके बाद आपका रहेगा प्राकृतिक व मानव निर्मित वस्तुएं।
दूसरा टॉपिक। और तीसरा टॉपिक आपका रहेगा पौधे व जंतु, यानी कि पौधे व जंतुओं में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें। और आपका लास्ट टॉपिक रहेगा अनुकूलन, पौधे व जंतुओं में किस प्रकार से अनुकूलन होता है ये। और अनुकूलन जो आपका है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके इस सेमेस्टर के लिए, ठीक है। तो ये टोटल आपको 4 टॉपिक पढ़ने, जिसमें सबसे पहला टॉपिक मैं शुरू करती हूँ सजीव वस्तुएं, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम सजीव वस्तुओं से कि सजीव वस्तुएं क्या होती हैं। सजीव तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पर सजीव से अगर तोड़ोगे तो यहाँ पर सा प्लस जीव, यानी कि सा का मतलब है सही, तो जीव मीन्स जीवन, यानी कि जिन वस्तुओं में जीवन होता है वो वस्तुएं कहलाती हैं सजीव वस्तुएं। और इन सजीव वस्तुओं का जो निर्माण है एक सूक्ष्म इकाई से होता है, वो इकाई कहलाती है कोशिका। जैसे मकान का निर्माण क्या होता है, ईंटों से होता है, ईंटें मिलकर के एक कमरा बनाती हैं, कई सारे कमरे मिलते हैं तो वो मिलकर के एक मकान को बनाते हैं। सेम इसी प्रकार से जो सजीव वस्तुएं हैं उनका जो निर्माण है वो किससे होता है, कोशिका से। कोशिका मिलकर के ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर के अंग, और अंग से अंग तंत्र, और फिर शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। सजीव वस्तुओं के एग्जाम्पल देखते हैं तो आपके आसपास बहुत सारी सजीव वस्तुएं हैं, जैसे कि आप स्वयं भी क्या हैं, एक लिविंग थिंग्स हैं। मनुष्य सजीव वस्तु है, पेड़ पौधे या वनस्पतियां बोल सकते हैं, सभी क्या हैं, सजीव हैं। जगदीश चंद्र बसु ने इस पर अध्ययन किया था, बताया था कि पौधों में क्या होता है, जीवन होता है। जीव जंतु हो गए, सजीव हैं। कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, चींटी, सब क्या हैं, सजीव हैं। कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ, ये भी क्या है, सजीव, सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं ये, ठीक है। जिसमें शैवाल आपका क्या है, स्वपोषी है। शैवाल जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, एल्गी बोलते हैं इसको, ठीक है। शैवाल क्या बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, सजीव हैं। इनमें क्या होता है, जीवन। आपने भी दिनचर्या में अगर आप देखें तो आप सुबह से शाम तक कई सारे जीव जंतुओं को देखते हैं, ठीक है। जैसे पक्षी भी इसी में आ जाएंगे आपके, कबूतर, चिड़िया, कौआ, ये सब इसी में आ जाएंगे। गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, बैल, ये सब भी किस में आएंगे, सजीव में आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं निर्जीव वस्तु में। ये भी नाम से स्पष्ट हो रहा है, कैसे, निर प्लस जीव। और निर उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, अभाव होना या फिर नहीं होना, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है वो कहलाती हैं निर्जीव वस्तुएं, जिनमें जीवन का अभाव होगा। निरुपसर्ग अगर कहीं भी लग जाए इसका मतलब उसमें क्या है, नहीं है, वो चीज़ उपस्थित नहीं है, ठीक है। तो जिनमें जीवन नहीं होता वो क्या कहलाती हैं, निर्जीव वस्तुएं। जैसे सबसे पहले निर्जीव वस्तु आपके आंखों के सामने है, क्या, आपका मोबाइल फ़ोन निर्जीव है। पेन जिससे आप नोट कर रहे होंगे वो भी निर्जीव है। पेंसिल निर्जीव है। कॉपी जिस पर लिख रहे हैं वो भी निर्जीव है। कुर्सी, मेज, दरवाज़ा निर्जीव हैं। लोहा धातु के अंतर्गत आता है, कोई भी धातु वो सब निर्जीव हैं। सोना, चांदी निर्जीव है। एल्यूमिनियम निर्जीव है। प्लास्टिक निर्जीव है। रबर निर्जीव हो गई, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये निर्जीव हैं। आसपास आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक। अब आते हैं आगे सजीव वस्तुओं के लक्षण, और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2 प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि सजीव वस्तुओं की विशेषताएं बताइए या सजीव वस्तुओं के लक्षण बताइए। तो यहाँ पर कुछ विशेषताएं या लक्षण आप कुछ पॉइंट देख लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है क्या, गति। सभी सजीव वस्तुएं गति करती हैं, ठीक है। जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हैं, थोड़ी देर में उठ के कहाँ जा सकते हैं, किसी दूसरे कमरे में जा सकते हैं। कल सुबह उठ के आप अपने कॉलेज जाएंगे। तो इस तरीके से कोई जीव जंतु है, गाय भैंस बकरी की भी बात करो तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से गति कर सकते हैं। पक्षी भी क्या है, गति करते हैं। पेड़ पौधे जो है वो स्थिर रहते हैं। पेड़ पौधे, यहाँ पर अपवाद हैं आपके, पेड़ पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करते। ये नहीं कि अगर कोई पौधा है वो ये यहाँ पर अगर लगा हुआ है तो थोड़ी देर बाद चल करके कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो पेड़ पौधों में गति नहीं होती, बस इतना ध्यान रखना। बाकी की जो जितनी आपके मैंने पॉइंट लिखे ये सारे के सारे पेड़ पौधों में भी होते हैं। दूसरा पॉइंट देखिएगा, वृद्धि यानी कि ग्रोथ। ग्रोथ जो है वो पेड़ पौधों में भी होती है और जीव जंतुओं में भी होती है। जैसे छोटा सा एक पौधा होता है, ठीक है, और वो क्या होता है, एक टाइम पर आके एक बहुत बड़ा सा वृक्ष बन जाता है।
बनता है कि नहीं। सेम अगर आप बात करें ऐसे मनुष्य की, छोटा सा बच्चा होता है, धीरे धीरे क्या होता है, वृद्धि होती है, विकास होता है उसमें, जीव जंतुओं में भी होता है। तो वृद्धि क्या है, सजीव का एक मुख्य लक्षण रहेगा आपका। वृद्धि और विकास दोनों ही क्या है, पेड़ पौधों और उसमें आपका मनुष्य में होते हैं, जीव जंतुओं में होता है। श्वसन की क्रिया ये भी सभी सजीव में होती है, पौधों में भी श्वसन होता है और मनुष्य व जंतुओं में भी श्वसन की क्रिया होती है, जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, जिसमें सांस को अंदर लेना यानी कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना, साथ साथ जो अंदर रासायनिक क्रिया होती है वो पूरी की पूरी आपकी श्वसन के अंतर्गत आती है, रेस्पिरेशन। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन गैस को हम लेते हैं और वो ऑक्सीजन गैस हमारी किससे, भोजन के साथ मिलती है और वहाँ पर एनर्जी बनती है, मतलब एनर्जी आपकी निकलेगी, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो क्या होती है, बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से श्वसन की क्रिया पौधों और जंतु दोनों में ही होती है। ठीक है, सभी सजीव का ये लक्षण है। प्रजनन की क्रिया, प्रजनन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन, यानी कि अपने ही समान एक नए जीव की उत्पत्ति करना। तो पेड़ पौधों में भी प्रजनन होता है, सभी पेड़ पौधे भी प्रजनन करते हैं और जंतु भी करते हैं, यानी कि पौधे भी अपने जैसा एक नया पौधा उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं और जीव जंतु भी रखते हैं। यही क्या है, प्रजनन है। नेक्स्ट आ जाते हैं संवेदनशीलता पे। तो संवेदनशीलता का जो गुण है ये जंतु व पेड़ पौधे दोनों में ही पाया जाता है। कुछ पेड़ पौधे जो हैं आपके वो संवेदनशील होते हैं, जैसे अगर हम बात कर लें किसकी, छुई मुई की। छुई मुई की अगर हम बात करें, इसको टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं। अगर आप छुई मुई की पत्तियों को टच कर लें हल्का सा, तो क्या होती हैं, पत्तियां बंद हो जाती हैं, आपस में क्लोज हो जाती हैं, इसलिए इसको टच मी नॉट बोला गया है। ऐसे ही एक और पौधा है आपका, कौन सा, सूरजमुखी। इसका नाम सूरजमुखी इसीलिए पड़ा क्योंकि ये किसके, सूरज के प्रति संवेदनशील है। इसका मुख सदैव कहाँ रहता है, सूरज की तरफ रहता है। तो सूरजमुखी भी आपका किस में आ जाएगा, इसी में, संवेदनशील को प्रकट करता है। अब हम बात करते हैं जंतुओं की कि उनमें कैसे संवेदनशीलता दिखाई देती है। तो देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपके हाथ के पास कोई गर्म वस्तु आ गई अचानक से, तो आप एकदम से हाथ पीछे खींचते हैं कि नहीं, संवेदनशीलता का गुण आप प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐसे ही आप चल रहे हैं, जमीन पे कांटा अचानक से आ जाए, आपका पैर पड़े, तो आप एकदम से पैर हटाते हैं बिना सोचे समझे, वहां पर एकदम से दिमाग बाद में लगेगा, पहले आपका पैर हट जाएगा, संवेदनशीलता का गुण हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं पोषण पर। तो पोषण की क्रिया दोनों में होती है, पौधों में भी जंतुओं में भी। पोषण का मतलब क्या है, देखो, जीव जंतुओं को और पेड़ पौधों को वृद्धि करने के लिए, अपने कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। मनुष्य क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है, जीव जंतु भी भोजन को ग्रहण करते हैं। और इस भोजन में काफ़ी सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, और ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी जो बॉडी होती है वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो भी हमें वर्क करना होता है या हमारी ग्रोथ होती है वो उसी के द्वारा होती है। तो पोषण की क्रिया भी सजीवों में होती है। ठीक है, उत्सर्जन की क्रिया ये भी सजीवों में होती है। ठीक है, उत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, तो उत्सर्जन की क्रिया में जीव जंतु और पेड़ पौधे जो बेकार का पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालते हैं। पेड़ पौधों में भी होती है, जिसमें आपने रबर देखा होगा, रबर जो है वो उनका उत्सर्जी पदार्थ ही है, और जीव जंतु भी ये करते हैं, जैसे पसीना वगैरह हो गया, ये आपके उत्सर्जी पदार्थ के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस सेमेस्टर के लिए और पूछा भी गया है काफ़ी बार। मतलब इसमें तो एक ही बार आया है, वैसे आप अदर एग्जाम में कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को ज़रूर देखेंगे, जहाँ जर्नल साइंस आती है कि सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं, तो सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी होती है विषाणु, जिसको हम वायरस भी बोलते हैं। भाई क्यों बोला जाता है इसे, आपके डीएलएड में ये क्वेश्चन 2018 में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको ज़रूर। ठीक है, विषाणु जो है, विषाणु एक ऐसा है आपका जो सजीव में अगर आ जाए, यानी कि सजीव वस्तुओं के संपर्क में अगर ये आ जाता है तो ये सजीव की तरह बर्ताव करता है, और जैसे ही ये किसी निर्जीव वस्तु के संपर्क में आता है तो निर्जीव की तरह व्यवहार करने लगता है। अब विषाणु भाई है क्या, तो विषाणु से कई सारी बीमारियां भी होती हैं। ठीक है, जैसे अभी आपकी कोविड बहुत चल रही थी, कोविड को जानते हैं ना, कोविड किससे फैल रहा था, वायरस से ही फैल रहा था। तो वायरस में है क्या, जैसे ये किसी सजीव के टच में आता है, यानी कि किसी लिविंग थिंग्स के टच में आएगा, तो लिविंग थिंग्स में के टच में आते ही इसमें लिविंग थिंग्स वाली सारी प्रॉपर्टी आ जाती है, यानी कि रिप्रोडक्शन करने लगेगा, सारी क्रियाएं होने लगेंगी इसमें। और जैसे ही किसी निर्जीव के टच में, यानी कि किसी दरवाजे पर है, किसी मेज पर है, तो वहाँ पर ये क्या है, निर्जीव अवस्था में पड़ा हुआ है। जैसे निर्जीव वस्तुएं, उनमें कोई क्रिया नहीं होती सजीवों वाली, तो वो वैसी स्थिति में रहेगा। ठीक है,
ऐसे ही एक और है आपका, क्योंकि अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने इसको ऐड किया हुआ है कि पौधों व जंतुओं के बीच की कड़ी कौन सी है। तो पौधों व जंतुओं के बीच की कड़ी होती है युगलीना। ये पौधों की तरह भी व्यवहार करती है, जंतु की तरह भी, यानी कि इसमें पेड़ पौधों के लक्षण भी हैं और जंतु के लक्षण भी हैं। ठीक है, जैसे विषाणु में सजीव वाले भी हैं, निर्जीव वाले भी हैं। ठीक है, तो तैयार हो गया ना दोनों पॉइंट कि सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी है। तो सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी है विषाणु या वायरस बोल सकते हो, और पौधे व जंतु के बीच की कड़ी क्या है, युगलीना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इस क्लास से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे वो पूछ सकती हूँ, तो उनके आंसर फिर आपको बताने होंगे, ताकि साथ साथ जो है मेरे ये प्रयास रहेगा कि आपको साथ साथ जो इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट हैं वो आपको तैयार होते चलें। नेक्स्ट आपका आ जाता है सजीव व निर्जीव वस्तुओं में अंतर क्या है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, सजीव व निर्जीव वस्तुओं में क्या डिफरेंस है, या ऐसे भी पूछ लेते हैं कि सजीव वस्तुएं क्या हैं, तो यही आपको गुण लिखने होंगे। सजीव वस्तुओं में कोशिकीय संरचना पाई जाती है, जबकि निर्जीव वस्तुओं में क्या होता है, कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती। सजीव वस्तुएं श्वसन क्रिया में भाग लेती हैं, जबकि निर्जीव वस्तुएं श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेती हैं। सजीव वस्तुओं में वृद्धि व विकास होता है, जबकि निर्जीव वस्तुओं में वृद्धि विकास नहीं होता है। संवेदनशीलता सजीव वस्तुओं में होती है, निर्जीव वस्तुओं में नहीं होती है। ठीक है, वो संवेदनशीलता प्रकट नहीं करेंगे। अगर आप कुर्सी पर गर्म चाय डाल दें, गर्म पानी डाल दें, भैया कुर्सी भागती नहीं है वहाँ से। ठीक है ना, संवेदनशीलता का गुण प्रकट नहीं करती है। ठीक है, सजीव वस्तुओं को भोजन, पानी, हवा, इन सभी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनको क्या है, जीवित रहना है, और जीवित रहने के लिए उनको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जबकि निर्जीव वस्तुओं को भोजन, पानी की आवश्यकता नहीं होती, ना हवा की आवश्यकता पड़ेगी। सभी सजीव वस्तुएं उत्सर्जन की क्रियाएं करती हैं, यानी कि सजीवों में उत्सर्जन होता है, निर्जीवों में उत्सर्जन नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रजनन की क्रिया सजीवों में होगी और निर्जीव वस्तुओं में प्रजनन नहीं होता है। इसी प्रकार से अनुकूलन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस अनुकूलन को मैं डिटेल में भी आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट आपका जो अगला टॉपिक है, 4th टॉपिक जो मैंने आपको बताया था वो यही है। तो सजीवों में तो अनुकूलन होता है, निर्जीव में अनुकूलन नहीं होता। शॉर्ट में समझा देती हूँ कि अनुकूलन है क्या। अनुकूलन का मतलब है कि जीव जंतु जिस वातावरण में रह रहे हैं, उस वातावरण में रहने के लिए वो अपने शरीर में कुछ ना कुछ परिवर्तन कर लेते हैं, चाहे वो शरीर की संरचना में परिवर्तन हो, कुछ ना कुछ बदलाव करते हैं, वही बदलाव करना कहलाता है अनुकूलन। फॉर एग्जाम्पल, नागफनी सभी ने देखी होगी, सुनी भी होगी। कैक्टस कहाँ पर पाया जाता है? कैक्टस का जो प्लांट है, यानी कि नागफनी का जो पौधा है, वो ऐसी जगह पाया जाता है जहाँ पर पानी कम होता है। ठीक है, जहाँ कम पानी होता है वहाँ पाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधों में क्या पत्तियां पाई जाती हैं, और ये पत्तियां क्या करती हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती हैं। कौन सी क्रिया? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में क्या होता है कि पत्तियां अपने जो उनमें छोटे छोटे आपके स्टोमेटा होते हैं ना, रंध्र होते हैं, वो पानी को वाष्प बना के बाहर की तरफ फेंकती रहती हैं। यानी कि जो पानी वो ग्रहण कर रही है ना, भोजन में तो उपयोग हो रहा है वो पानी, बट जो पानी उपयोग नहीं हुआ भोजन में, उसको वाष्प बना करके बाहर निकाल रही हैं। ये क्रिया वाष्पोत्सर्जन की है। अब भाई जिस जगह पर पानी की कमी है, उस जगह पर पत्तियां अगर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करने लगी तो उस पौधे को कहीं ना कहीं ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी, और एक ऐसा स्थान जहां पानी कम है तो वहां ज़्यादा पानी कैसे आएगा? इसलिए जो नागफनी का पौधा है, उसकी पत्तियां किस पे रूपांतरित हो गई? कांटों में रूपांतरित हो गई। अब जब कांटे हो गए तो कांटे तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करेंगे नहीं, तो ये रूपांतरण ही क्या हो गया, उसका अनुकूलन हो गया। तो समझ गए ना, यानी कि अनुकूलन की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण के अनुसार जीव जंतु या पेड़ पौधे अपने शरीर या शारीरिक संरचना में जो परिवर्तन करते हैं वही होता है अनुकूलन। क्लियर है? अब आते हैं अपने पॉइंट पर कि अनुकूलन की जो प्रक्रिया है वो सजीवों में तो होती है लेकिन निर्जीव में नहीं होती है। इसके बाद सजीव जो होते हैं उनका शरीर जो है संगठित होता है। कैसे? कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतकों से अंग बनता है, अंगों से अंगतंत्र बनता है, और अंगतंत्र से शरीर बनता है। बल्कि निर्जीव में इस प्रकार का कोई संगठन नहीं पाया जाता। ठीक है, निर्जीव में ऐसा संगठन नहीं होगा।
और 10th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है ये, कि सजीव वस्तुओं में जो है वो एक जीवन चक्र होता है, उनकी जन्म होती है, उसके बाद मृत्यु होता है, तो उनका ये एक जीवन चक्र है, जबकि निर्जीव में जीवन चक्र नहीं होता। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं में क्या होता है, उनको आप चाहे तो मॉडिफाई कर सकते हो, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, जैसे प्लास्टिक वगैरह आपकी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो एक बार फटाफट से हम पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं कि अंतर क्या है। पहला अंतर है कि सजीव में कोशिकीय संरचना पाई जाती है, निर्जीव में नहीं पाई जाती। सजीव वस्तुएं श्वसन क्रिया में भाग लेती हैं, निर्जीव नहीं लेती हैं। सजीवों में वृद्धि विकास होता है, निर्जीव में नहीं होता है। संवेदनशीलता सजीवों में होती है, निर्जीव में नहीं होती है। भोजन, पानी, जीवन और हवा की आवश्यकता सजीवों को पड़ती है, निर्जीव को नहीं पड़ती। सजीव में उत्सर्जन की क्रिया होती है, निर्जीव में नहीं होती है। सजीवों में प्रजनन होता है, निर्जीव में प्रजनन नहीं होता। सजीव वस्तुओं में अनुकूलन होता है, निर्जीव में अनुकूलन नहीं होता। और नेक्स्ट है, शरीर जो सजीव वस्तुएं हैं उनका शरीर संगठित होता है और निर्जीव का जो शरीर है वो संगठित नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट कि सजीवों में जीवन चक्र होता है, निर्जीव में नहीं होता। क्लियर हो गया। अब अगले टॉपिक पर आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मैंने बताया था आपका सेकेंड टॉपिक क्या था, प्राकृतिक व मानव निर्मित वस्तुएं। तो हम इस सेकेंड टॉपिक को शुरुआत करते हैं और सबसे पहली चीज़ आती है क्या, प्राकृतिक वस्तुएं। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि नाम से ही हर चीज़ को स्पष्ट करूँ आपको। प्राकृतिक यानी कि प्रकृति से मिलने वाली वस्तुएं। तो वे वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं वो प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे कि वायु, पेड़ पौधे, मिट्टी, सूर्य, नदी, तालाब, झरना, झीलें, कोयला, पेट्रोलियम, पानी, सब क्या है, प्रकृति से प्राप्त हो रहा है, हमने कुछ बनाया नहीं है। क्लियर। पेट्रोलियम कहाँ से निकलता है, आपके ज़मीन के अंदर से निकलता है पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम को जब शोधन करते हैं तो उस शोधन से हमें प्राप्त हो जाता है पेट्रोल, डीजल। ठीक है, ये सब के सब हमें मिल कहाँ से रहे हैं, दे तो हमें प्रकृति ही रही है। वो बात अलग है कि कुछ साधन ऐसे हैं जो समाप्त हो जाएंगे कभी ना कभी भविष्य में और कुछ नहीं होंगे। जैसे कोयला, पेट्रोल क्या है, ऐसे हैं संसाधन प्रकृति के द्वारा दिए जाने वाले कि ये एक टाइम पर आकर समाप्त हो जाएंगे। सूर्य, ठीक है, नदी हो गई आपकी, ये क्या है, ये समाप्त होने वाले नहीं है, और अगर समाप्त हो गए तो फिर तो पता है आपको जीवन ही समाप्त हो जाएगा भाई। सूर्य खत्म तो फिर तो सब खत्म, ठीक ना। हवा हो गई, ये भी समाप्त होने वाला साधन नहीं है। और याद रखिए हवा क्या है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जो जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन गैस को इनहेल कर रहे हैं, कहाँ से आ रही है, वायु से ही आई, वातावरण से ही आ रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, प्रकृति से आई हैं। इसके अपोजिट आते हैं किस पर, मानव निर्मित वस्तुओं पर। मानव निर्मित वस्तुएं, मानव का मतलब मनुष्य, निर्मित का मतलब निर्माण की गई। तो ऐसी वस्तुएं जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाता है वे वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। और मुझे लगता नहीं कि मुझे इसका एग्जाम्पल देना भी पड़ेगा। आप जिस फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन किसने बनाया, मनुष्य ने बनाया। कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप, कूलर, फ्रिज यानी कि रेफ्रिजरेटर, सब किसने बनाए, एसी, मानव निर्मित वस्तुओं में। पेन, पेंसिल, ये क्या है, मानव निर्मित वस्तुएं हैं। ठीक है, प्लास्टिक, कांच, साबुन, कपड़ा, मकान, कंप्यूटर, कुर्सी, मेज, मानव निर्मित वस्तुएं, मनुष्य के द्वारा बनाई गई वस्तुएं क्या कहलाती हैं, मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। जिसमें मैं आपको दो वस्तुओं के बारे में डिटेल में बताऊंगी, प्लास्टिक और साबुन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती हैं। तो शुरू करते हैं हम प्लास्टिक से कि प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक जो है वो एक प्रकार का बहुलक है। अब भाई बहुलक क्या होते हैं, तो बहुलक को सबसे पहले तो देख लो, पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, पॉलीमर होते क्या है, पॉलीमर का मतलब है, यहाँ पर समझिएगा कि कोई भी पदार्थ है आपका, उसके कई सारे अणु मिलकर, जब उसके कई सारे अणु आपस में मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं बहुलक। यहाँ पर मैं समझा रही हूँ, कोई भी आपका पदार्थ है, इसके जब कई सारे अणु, ये कई सारे अणु हमने ले लिए, जब इनकी क्रिया होगी और ये आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ करके एक चेन सी बन जाती है, इस टाइप की एक चेन बन जाएगी। ठीक है, इस टाइप से। तो जब ये आपस में मिल जाएंगे तो जो आपका बनेगा ना पदार्थ वो कहलाएगा बहुलक, यानी कि उसको पॉलीमर बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होगी, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, बहुलीकरण की क्रिया कहलाएगी। ठीक है, जिसको पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, बहुलीकरण बोलते हैं। प्लास्टिक इसी प्रक्रिया में बनता है। ठीक है, प्लास्टिक ऐसे ही बनता है। तो प्लास्टिक एक प्रकार का है क्या, पॉलीमर है, बहुलक है, और इसकी क्रिया कहलाती है बहुलीकरण। ठीक है,
प्लास्टिक एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन उपस्थित होता है, इसलिए इसको कार्बनिक यौगिक बोला जाता है। और यह प्रायः उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं और इनको प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? बहुलीकरण कहलाती है। समझ में आ गई बहुलीकरण की क्रिया होती क्या है? नहीं तो एक बार फिर समझा देती हूँ कि जब कोई भी आपका यौगिक है उसके जब कई सारे अणु मिलते हैं, कई सारे जब अणु आपस में मिलेंगे तो क्या होंगे? कहीं ना कहीं वो एक रूप से व्यवस्थित हो जाएंगे, इस प्रकार से एक चेन के रूप में बंध जाते हैं। तो ये जो आपका नया पदार्थ बन के आया है, ये नया पदार्थ ही क्या है? बहुलक है। और ये जो रासायनिक क्रिया यहाँ पर हुई है, यही रासायनिक क्रिया क्या है? बहुलीकरण की क्रिया है। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक जो है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और दूसरी होती है थर्मोप्लास्टिक। और मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी ताकि आप बिल्कुल नहीं भूलें इसको, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक ऐसी प्लास्टिक है जिसे गर्म करने पर वह क्या है, उसको विकृत नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते, तोड़ मोड़ नहीं सकते, ठीक है, उसको मोड़ नहीं सकते। यानी कि एक ऐसी प्लास्टिक जिसको गर्म करने पर मोड़ा नहीं जा सकता, वो कहलाती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यानी कि जिसे आपने एक बार सेट कर दिया तो आप चाहें तो उसका आकार नहीं बदल सकते। आप सोचें कि हम इसको गर्म करके पिघला के एक नए आकार में ढाल दें तो वो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वह प्लास्टिक जिसे गर्म करने पर मोड़ा नहीं जा सकता या फिर एक नए आकार में नहीं ढाला जा सकता है, वो कहलाती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब भूलना नहीं, सेटिंग यानी कि एक बार सेट कर दिया हमने तो हम उसकी शेप को नहीं बदल पाएंगे आगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं आपके बेकेलाइट और मेलामाइन। इसके बाद आते हैं थर्मोप्लास्टिक, ये इसकी जस्ट अपोजिट है। वह प्लास्टिक जिसे गर्म करने पर विकृत किया जा सकता है, यानी कि विभिन्न प्रकार के आकारों में ढाला जा सकता है, वो कहलाती है थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोप्लास्टिक में हमारी आती है पॉलीथीन, जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड थी, ये भी इसी में आती है। इसको एक दूसरे रूप में हम ढाल सकते हैं। बात करते हैं पॉलीथीन कैसे बनती है। तो पॉलीथीन जो है वो कौन सी गैस का बहुलक है? पॉलीथीन हमारा एथीन गैस का बहुलक है। एथीन गैस के बहुलक को हम पॉलीथीन बोलते हैं। और इसकी जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? सिंपल है, बहुलीकरण कहलाएगी, ठीक है। एथीन गैस का फॉर्मूला देख लीजिएगा। एथीन गैस का फॉर्मूला होता है C2H4, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। इसकी स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड C और एक H यहाँ जुड़ा होता है, एक H यहाँ जुड़ा होता है, H2A और एक H यहाँ, एक H यहाँ, ठीक है। जब इसके कई सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, जैसे यहाँ पर N लगाया हुआ है ना, यानी कि N मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तब बनेगा क्या? पॉलीथीन। और पॉलीथीन है क्या? एक प्रकार का बहुलक है, यानी कि पॉलीमर है। अब होता क्या है, एक मॉलिक्यूल तो मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ऐसे एक मॉलिक्यूल और होगा, कई सारे मॉलिक्यूल होंगे। ऐसा तो नहीं कि दो ही मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, N मॉलिक्यूल, यानी कि बहुत से मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। तो होता क्या है, ये जो एक बॉन्ड है आपका, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और दूसरे वाले से जुड़ जाएगा। इस प्रकार से एक चेन बन जाती है और आपका क्या है, पॉलीथीन का निर्माण हो जाता है। मैं चाहूँ तो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर देती हूँ ताकि डाउट ना रहे आपको। देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से C डबल बॉन्ड C, ठीक है, H और H, H और H, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, N यहाँ पर मैंने लगा दिया। अब क्या होगा, अगली कंडीशन में ये रिएक्शन होगी तो ये जो बॉन्ड आपको बीच में दिख रहा है ना, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये C के इधर उधर आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं, रुकिए और अच्छे से मैं लिख देती हूँ। C डबल बॉन्ड C, एक H ऊपर लगा देते हैं, एक H ऊपर, ठीक है। ऐसे क्या है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। N मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं, रिएक्शन होगी, इसकी रिएक्शन होगी तो ये जो आपका बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, C सिंगल बॉन्ड C, H यहाँ पर, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, जो ब्रेक हुआ ये इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा ब्रेक होके, ठीक है। और इस तरीके से आपकी बन जाएगी। ये जो ब्रेक हुआ है ना, यहीं से क्या होंगे, अगले अगले जो मॉलिक्यूल्स थे वो ज्वाइंट हो जाएंगे तो एक चेन सी बन जाएगी,
ठीक है, और वही क्या बनेगा हमारा, पॉलीथीन बन जाएगा। तो आपको देखो रिएक्शन आपके एग्जाम में आती नहीं है, तो आपको इतना सारा वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितना बस मैंने आपको बता दिया है बस इतना आप ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बस क्या आपको ध्यान रखना है, एक बार मैं आपको वो भी डिटेल में बता दूं। हाँ, बस आपको क्या ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है कि जो पॉलीथीन है उसका निर्माण किससे होता है, एथीन गैस से होता है। कौन सी गैस से, एथीन गैस से क्या बनता है हमारा, पॉलीथीन। यानी कि पॉलीथीन किसका बहुलक है ये पूछा जाए तो पॉलीथीन एथीन गैस का बहुलक है, यानी कि पॉलीमर है। अब हम बात करते हैं साबुन की। साबुन यानी कि सोप, ये कैसे बनता है, तो जब हम वनस्पति तेल की क्रिया यानी कि वनस्पति तेल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे, इन दोनों में से किसी एक के साथ ही करानी है, तो जब रिएक्शन कराते हैं तो इस क्रिया में हमें साबुन प्राप्त होता है और इस क्रिया को हम बोलते हैं साबुनीकरण। जब वनस्पति तेल की क्रिया, यहाँ देखिए नीचे, जब वनस्पति तेल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो हमें साबुन प्राप्त होता है। ठीक है, साथ में ग्लिसरॉल भी निकलती है, तो हमें ग्लिसरॉल से मतलब नहीं, हमें साबुन से मतलब है। सेम जब हम वनस्पति तेल की क्रिया KOH के साथ करा देंगे तो उस कंडीशन में भी हमें साबुन प्राप्त होगा और ग्लिसरॉल भी निकलेगी। ठीक है, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, जिसमें Na है सोडियम और OH का मतलब है हाइड्रोक्साइड। सेम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या रहेगा, KOH, K पोटेशियम को डिनोट कर रहा है और OH हाइड्रोक्साइड को। क्लियर है? और हाँ, एक चीज़ और, वनस्पति तेल की जगह आप वसा भी लिख सकते हैं कि जब वनस्पति तेल या वसा की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो वहाँ पर साबुन प्राप्त होता है। ठीक है, साबुन जो है वो दो प्रकार का होता है, पहला है कठोर साबुन और दूसरा है मृदु साबुन। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं तब हमारा कठोर साबुन बनता है और जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं तब मृदु साबुन बनता है। यानी कि यहाँ पर जो साबुन हमें प्राप्त हुए थे ना दो प्रकार के, तो इसमें ये वाला जो साबुन है आपका वो कौन सा है, कठोर साबुन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया था, NaOH का। और जो नीचे वाला साबुन है वो कैसा है, मृदु साबुन है। क्यों है मृदु साबुन, क्योंकि यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया था, KOH का, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। आगे बढ़ते हैं, कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आपके नोट पॉइंट हैं, तो उनको फटाफट से देख लीजिएगा। कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र लिख दिए हैं, मुझे लगता है कि शायद पूछ सकते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। कास्टिक सोडा को ही हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका सूत्र होता है NaOH। जैसे सूत्र लिखे हुए हैं उनको वैसे ही तैयार करना, जहाँ स्मॉल लेटर है वहाँ स्मॉल, जहाँ कैपिटल है वहाँ कैपिटल। ऐसा क्यों है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो भी आपके एलिमेंट दिए हैं यानी कि जो तत्व आपके दिए गए हैं उन तत्व को किसी न किसी सिंबल से दर्शाया गया है, और अगर उसमें कोई एक ही लेटर आ रहा है इंग्लिश का तो उसको एक कैपिटल लेटर से दर्शा दिया, जैसे H फॉर हाइड्रोजन। अगर मान लीजिए उसमें दो लेटर आ रहे हैं, जैसे सोडियम में आते हैं दो लेटर N और A, तो N तो कैपिटल रहेगा, A रहेगा स्मॉल। यानी कि जब दो लेटर आ रहे होंगे किसी के सिंबल में तो उसमें पहला लेटर कैपिटल बनता है, दूसरा स्मॉल बनता है। ऐसे ही क्लोरीन, क्लोरीन का यहाँ पर देख लो सिंबल, क्लोरीन में Cl होता है तो C कैपिटल L स्मॉल। ऐसी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में A कैपिटल L स्मॉल। मैग्नीशियम का सिंबल M कैपिटल G स्मॉल। ठीक है, जिसमें दो लेटर आते हैं उसमें पहला वाला कैपिटल बनता है, दूसरा वाला स्मॉल बनता है। और जिसका में एक ही लेटर आते हैं, जैसे कार्बन, कार्बन का सिंबल क्या होता है, कार्बन का सिंबल होता है C फॉर कार्बन। ठीक है, बस इतना बेसिक सा था, मैंने बता दिया। अब आगे और सूत्र देख लेते हैं। दूसरा सूत्र है आपका खाने का सोडा। खाने के सोडा को हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, और बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। इसका दूसरा नाम है, केमिकल जो नेम है इसका आप चाहें तो नोट कर लें, केमिकल नेम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम H को बाई बोलेंगे और CO3 को कार्बोनेट। बेकिंग सोडा और खाने का सोडा है क्या, बेकिंग सोडा का मतलब क्या है, बेक करने में हम यूज़ कर रहे हो, खाना बनाते तो कुछ चीज़ें क्या है बेक करते हैं ना, तो इसलिए याद रखना खाने का सोडा और बेकिंग सोडा एक ही चीज़ है।
नेक्स्ट है आपका धावन सोडा। तो धावन सोडे का सूत्र क्या होता है? धावन सोडे का सूत्र है Na2CO3। इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और इसका था सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है आपका नमक। तो नमक का फॉर्मूला क्या होता है? नमक का इंपॉर्टेंट भी मुझे लग रहा है, नमक का याद रखना NaCl, और इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। केमिकल नेम तो नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ आप लोग बस सूत्र याद रखना। नमक का सूत्र है NaCl, धावन सोडा का सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O, बेकिंग सोडा का सूत्र है NaSCO3, और कास्टिक सोडा का सूत्र है NaOH। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है पौधे व जंतु। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 2 टॉपिक आपके बचे हुए हैं, पौधे व जंतु, और साथ साथ एक क्या बचा हुआ है? अनुकूलन। तो इन दोनों ही टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं। चलिए, तो क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है ना। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी है। बाकी का थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।